स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हमने फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है। इसमें दो प्रोसेस होता है, एक फिजिकल प्रोसेस जिसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, दूसरा एक्टिव प्रोसेस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो आज हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही बात कर पाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कल करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट सबसे मेन बात यह है, इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। ये एक स्लो प्रोसेस है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसे कहते हैं? जैसे ये एक सॉल्यूशन है, ये एक दूसरा सॉल्यूशन है, ये दोनों टाइप में लगा हुआ है। यहाँ 5% कंसंट्रेशन है, यहाँ 7% कंसंट्रेशन है। तो 7 - 5 = 2%। ये जो हुआ इसी को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे। यानी हायर टू लोअर, दो के बीच में जो गैप है उसी को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे। अगर यहाँ पर ये प्रेशर है तो इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहेंगे। तो और पार्शियल प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर कहेंगे। तो इसी को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तीसरा, ये ट्रांसपोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। मैंने बता दिया कि हाई से लो की तरफ जाता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है। डायरेक्शन जो है इसका कंसंट्रेशन, मान लिया कि इसका 5% है, 7% 5% है, इसका 7% है, तब इधर से इधर मूव करेगा, या इसका 5% है तब इधर से इधर मूव करेगा, या इधर से इधर। ये जो डायरेक्शन डिपेंड करता है ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो है लो टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ साइनाइड की वजह से अफेक्टेड नहीं होता है। इसमें प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए भी, नहीं भी चाहिए। इसके अंदर 3 प्रोसेस होता है। एक होता है थर्ड इज FD, डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस, तीसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब डिफ्यूजन किसे कहते हैं? जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स, वो सॉल्यूट्स आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, from a region of higher electrochemical gradient or free energy to a region of lower electrochemical gradient potential। जैसे यहाँ पर एक ग्लास है, इसमें हमने चीनी का टुकड़ा रख दिया। अब ये चीनी का पार्टिकल इधर भी मूव करता है, इधर भी मूव करता है, इधर भी मूव करता है, इधर भी मूव करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो सोल्यूट मूव किया, इसी का नाम डिफ्यूजन है। अब डिफ्यूजन जो है ये 4 तरीके से होता है। जैसे डिफ्यूजन थ्रो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसा कि ऊपर बताया मैंने। डिफ्यूजन थ्रो पोर्स, वो भी हम बताएंगे। डिफ्यूजन थ्रो प्रेशर ग्रेडियंट्स, यानी जब गैसियस आइटम्स होगा तो वो प्रेशर पर डिपेंड क्या होगा, वो भी पार्शियल प्रेशर हाई से लो की तरफ जाएगा। तीसरा जो है, चौथा, कैरियर प्रोटीन, जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक परमीज नाम का प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन में चैनल बनता है, उस चैनल के जरिए कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट इधर से उधर होता है। जैसे फ्रक्टोज हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स हुआ, इसका ट्रांसपोर्ट परमीज के जरिए होता है। इसी को हम FD यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। क्यों? यहाँ के मूवमेंट जो है, स्पीडन जो होता है, जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जो है, ट्रांसपोर्ट एक तरफ से दूसरी तरफ जो होता है, उसको स्पीड अप करता है। कौन करता है? मेम्ब्रेन प्रोटीन। कौन है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन? परमीज। जैसा कि हम बता चुके हैं स्ट्रक्चर में, कंपोनेंट्स में, तो उसी को। हाँ, अब जो है डिफ्यूजन जो है, फैक्टर्स, कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट करता है, इसको मैंने एक लाइन में यहाँ पर लिख दिया है। जो ऊपर है, यानी इसका मतलब हुआ कि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, CSA मैंने लिखा है इसमें, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा।
टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो वो डिफ्यूजन रेट घटेगा। डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो रेट घटेगा। डेंसिटी ऑफ मीडियम अगर बढ़ेगा तो वो भी डिफ्यूजन रेट घटेगा, जिसको हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं या इफ्यूजन कहते हैं। तो ये एक लाइन में हम बता सकते हैं। जैसे आप सिंपल एग्जाम्पल, अगर जैसे इन दिनों में रमज़ान में या गर्मी के दिनों में शरबत बनाते हैं तो गर्म पानी में, यानी बिल्कुल फ्रीज का या कूलर का या बर्फ़ वाला पानी में चीनी नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि देर से घुलेगा वो, और गर्म पानी में डालते हैं ताकि वो चीनी से। उसी तरह से जब हम स्टायरिंग करते हैं, जैसे सालन में नमक डालते हैं तो उसको चम्मच से घूमे देते हैं। क्यों? ताकि वो इजीली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और घुल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक मोशन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। अब क्यों डिफ्यूजन क्यों इम्पोर्टेंट है? एक छोटा सा यहाँ पर मैंने लिखा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि अभी हम सालन में नमक हम एक जगह डालते हैं, चम्मच से घुमाते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ग्लास में चीनी हम एक जगह डालते हैं, लेकिन वो घुलने के बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वॉट एवर द एरिया इज प्रोवाइडेड। उसी तरह से अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी ये अपनी खुशबू को हवा में बिखेर देता है, जिससे पॉलिनेटिंग एजेंट अट्रैक्ट होकर के फ्लावर पे आके बैठता है और पॉलिनेशन होता है। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, आपको पता है ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर वहां से ब्लड में जाता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, टेरिटरी मार्किंग, टेरिटरी मार्किंग कहते हैं फेरोमोन्स, फेरोमोन्स, ये केमिकल्स हैं जो कि एनिमल सेक्रीट करता है। ये फेरोमोन्स बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। ये टेरिटरी मार्किंग में करता है कि अपने जो टेरिटरी है, अगर उस टेरिटरी के अंदर कोई आएगा तो फाइटिंग हो जाती है, तो वहां पर ये हेल्प करता है। अपोजिट पार्टनर को सिग्नल देता है कि कम एंड डू सेक्सुअल एक्ट। डिफेंस करता है, पाथ डिमार्केशन करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि चींटी की जो लाइन जाती है या चीता का जो लाइन जाता है, तो पहली वाली चींटी अगर पत्थर से चढ़ के गया है तो उसके पीछे वाले भी वो चढ़ के ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो ये सब जो है डिफ्यूजन जो है सिग्निफिकेंस है, वाटर सोल्यूट को सॉइल से लेने में करता है। नेक्स्ट पैसिव प्रोसेस जो है वो है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूशन था, सोल्यूट था, डिफ्यूजन, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट है। यहां पर जैसा कि आपको पता है कि प्योर वाटर हैज हायर वाटर पोटेंशियल, हायर फ्री एनर्जी। जब इस प्योर वाटर में कोई सोल्यूट डाल देते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। उसी को कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। मतलब मान लिया कि 1 लीटर प्योर वाटर का प्रेशर अगर 1000 है, इसमें 100 ग्राम पास्कल है, 1000 पास्कल, और 100 ग्राम चीनी जब मैंने इसमें डाला तो अब इस सॉल्यूशन का सपोज पास्कल प्रेशर हो गया PA, 1000 माइनस 900 इक्वल्स टू 100 पास्कल। ये जो डिफरेंस हुआ इसी को कहते हैं डिफ्यूजन डेफिसिट प्रेशर, प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल या क्या कहते हैं ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। तो प्योर, तो वही ये कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर वाटर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ इट्स लोअर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पर प्योर वाटर है और यहाँ पर सॉल्यूशन है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, तो यहाँ हाई से वाटर इस तरह से मूव करेगा। इसी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस से
सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, और इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो ड्राइव करता है, आगे बढ़ाता है, पास करने में मदद करता है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which checks the osmotic inflow of water into a concentrated solution, यहाँ मैंने शॉर्ट में कॉन्क लिखा है, when it is separated from pure solvent by SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे ये एक सॉल्यूशन का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, और ये प्योर वाटर है, और ये दोनों एक दूसरे से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए सेपरेटेड है। तो अब यहां पर जब पानी यहां से यहां जाएगा तो इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा, उस प्रेशर का नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और वो प्रेशर इस लेवल तक डेवलप होगा जबकि ये इस इनफ्लो ऑफ वाटर को रोक देगा। मतलब समझ में नहीं आया? मान लिया कि शुरू में 5 किलो प्रेशर हुआ, फिर 10 किलो हुआ, फिर 20 किलो हुआ, फिर 30 किलो हुआ, तो जब 30 किलो प्रेशर हो गया तब इधर से इधर को वाटर को जाने से वो रोक दिया। तो यही जो चेकिंग प्रेशर है इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज इसमें डिपेंड करता है टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या है? प्रेजेंस ऑफ, चूंकि अब यहाँ इस सॉल्यूशन में जो हमने ये जो प्रेशर डेवलप हुआ किसकी वजह से हुआ? ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस की वजह से हुआ। अब उसी को किसी भी सॉल्यूशन में जो ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है उसी को हम टोनिसिटी कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ tonicity, solution is of 3 types. Isotonic solution यानी जो साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दोनों के सॉल्यूशन सेम हो। जैसे मान लिया ये सेल है, ये कंटेनर है, यहाँ पर भी 5% कंसंट्रेशन है, यहाँ पर भी 7% कंसंट्रेशन, तो दोनों तरफ सेम है। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ साइटोप्लाज्म के इक्वल कंसंट्रेशन है, इसको हम आइसोटोनिक कहेंगे। उसी तरह से ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ 5% है, यहाँ 7% है, तो ये जो हो गया ये हाइपरटोनिक हो गया। और उसी तरह से ये है कंसंट्रेशन जो हुआ, यहाँ 7% है साइटोप्लाज्म में, और यहाँ 5% है। यहाँ पर 5% है और यहाँ पर 7% है। तो अब ये जो हो गया ये हाइपोटोनिक हो गया सॉल्यूशन। और तो इस तरह से जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, 0.9% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये सब जो है आइसोटोनिक है, इसमें इक्वल क्वांटिटी में होगा। और ये 0.5% सॉल्यूशन है, यहाँ 2%, और ये एग्जाम्पल लिया। अब ऑस्मोसिस 2 तरह का होता है, एक एंडोस्मोसिस, एक एक्सोस्मोसिस। सपोज ये सेल है, यहाँ से वाटर अगर बाहर हो रहा है ये हो गया एक्सोस्मोसिस, और अगर ये वाटर यहाँ पर इन हो रहा है ये हो गया एंडोस्मोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल लाइफ में? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट चीज है। डेवलप टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर मतलब जबकि साइटोप्लाज्म फुल्ली डेवलप्ड होता है। सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, अगेंस्ट ड्रॉट, सुखाड़ वगैरह से बचाता है, और टर्जिडिटी ऑफ सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। अब इसमें एक चीज आ गया, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस किसे कहते हैं? When a cell is placed in hypertonic solution, fully turgid cell changes into shrunken। यानी किसी सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो उसका साइटोप्लाज्म जो है यानी प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक करना शुरू कर देता है। उसी को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब ये प्लाज्मोलाइसिस एक होता है इंसिपिएंट यानी हल्का फुल्का हिडन, एक होता है एक्सट्रीम। जब एक्सट्रीम होता है तो सेल मर सकता है,
लेकिन इनसिपिएंट होता है, उसको अगर फिर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। उसको हम डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं और सेल को डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सेल के लिविंग नेचर को हम जानने का पता लगाते हैं और क्या कहते हैं, लॉन टेनिस के कोर्ट में जो वीड्स हो जाता है या अर्थवर्म हो जाता है उसमें हम साल्टिंग का छिड़काव करते हैं। ये भी प्लाज्मोलिसिस का काम करता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और मीट और जेली को प्रिजर्व करने में हम इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं। और सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिटरमाइन करते हैं। अब उसके बाद एक चीज़ आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स में क्या है कि जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं परमिएज। ये परमिएज में एक चैनल बनता है। इस चैनल की वजह से सब्सटेंस इस साइड से इस साइड आता है, जो उसके कन्फॉर्मेशनल चेंज को कर देता है, यानी उसके शेप में चेंजिंग कर देता है। और वो दो तरीके से जाता है, चाहे तो डायरेक्ट मुड़ता है या क्या कहते हैं डायरेक्ट इसमें चैनल बना करके ये अंदर आ जाता है, या ये इस तरह से मूव करता है और फिर ये यहाँ पर आया, सब्सटेंस को यहाँ पर छोड़ दिया, उसके बाद फिर ये लौट करके अपना पुराने कंडीशन में आ गया तो फिर दूसरा मॉलिक्यूल इसे कंबाइन करता है। तो इसीलिए इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। बाकी मेम्ब्रेन चैनल जो है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये अगले लेक्चर में हम करेंगे। आप लोग इससे फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।